नीलगिरी राज्य के बगल में चंपापुर राज्य भी है। नीलगिरी राज्य बहुत बड़ा है, चंपापुर राज्य थोड़ा छोटा है। एक दिन चंपापुर के राजा ने उसके मंत्री समुद्र के साथ दुर्गा देवी दर्शन के बाद वापस महल पे आते हुए महल के पास गुजरते वक्त फल के दुकान के पास दो व्यक्ति को झगड़ते हुए राजा ने देखकर, मंत्री जी, यहाँ पे क्या चल रहा है? मंत्री पास खड़े हुए सैनिक से ऐसा कहा। उन दोनों को महाराज के पास लेके आइए। आपकी आज्ञा मंत्री जी। सैनिक ने झगड़ते हुए उन दो व्यक्तियों को राजा के पास ले गए और उनको देख के मंत्री ने सवाल किया कि आप कौन हो? झगड़ने का कारण क्या है? मंत्री जी, मेरा नाम माधव है। वह दिखाई दे रहा फल की दुकान मेरा है। ये व्यक्ति हमारे नगर में कोई नया आया हुआ लगता है। इसका बर्ताव कुछ अलग है, इसीलिए इसको रोक के इसके बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ही झगड़ रहा है। उसको देख के पता नहीं चल रहा है क्या? वो एक पागल है। पागल का बर्ताव विचित्र नहीं होगा तो और कैसा होगा? इतना भी नहीं सोच पाया क्या तुम? देखने से तो तुम भी मुझे पागल दिखते हो। ये सुनकर वहाँ खड़े हुए सैनिक एक ही बार में हंस पड़े। माधव को अपमान से सिर झुकाना पड़ा। फिर राजा ने वहाँ खड़े सैनिकों को पागल को दिखाते हुए, ये व्यक्ति असल में हमारे नगर का है क्या? नहीं महाराज, हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। सच में ये हमारे नगर में नया लगता है। ऐसा है तो आपने उसको प्रश्न क्यों नहीं किया? महाराजा, एक पागल से सैनिक क्या प्रश्न कर सकता है? अगर पूछ भी लिया हो तो इस पागल उसको क्या जवाब देगा? सैनिकों, इस पागल को गांव से बाहर भेजो। महाराजा, इस पागल को सैनिक देख लेंगे। हम महल के अंदर जाएंगे। महाराज और महामंत्री महल के अंदर चले जाते हैं। महाराज मंत्री को रहस्य कमरे में बुलाकर यह बोलते हैं, मंत्री जी, वो नीलगिरी राज्य के राजा हमारे राज्य को आक्रमण करने पर है। इस समय पर हम कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे पर सैनिकों ने उस पागल पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लेकिन वो फल के दुकान के युवक के ध्यान में कैसे गया? ऐसे युवक हमारे राज्य को और चाहिए। उस नीलगिरी राजा का सोच को हमें पहले ही फरकना पड़ता है, वरना हम हमारा राज्य को आसानी से खो सकते हैं। इसीलिए ऐसे युवकों को बुलाकर उन्हें गुप्तचर पद दे दो। उस नीलगिरी राज्य की योजना के प्रयत्न को हमारे तक पहुंचने जैसे उनको आदेश दे दो। जी महाराज, तुरंत आपका आज्ञा पालन करेंगे। आप उस पागल के बारे में चिंता न कीजिए। उस पे ध्यान न देना हमारा सैनिकों का ही गलती है। उनको मैं चेतावनी देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। हमारे रहस्य सब नीलगिरी राज्य को कैसे पहुंच रहा है, इस बारे में पता कीजिए। मुझे अनुमान है कि उस राज्य के गुप्तचर लोग हमारे राज्य में घुसे होंगे। उसके दूसरे दिन मंत्री नगर में मौजूद युवकों को महल में अपने पास बुलाकर, उनमें से माधव भी एक है, उनको थोड़ी परीक्षा रख के उनमें से वो 4 लोगों को चुनता है। उन चुने हुए युवकों से मंत्री कहता है कि आपको क्यों चुना है पता है? आप इस राज्य के रहस्य सैनिक हो, मतलब आप गुप्तचर हो। आप नीलगिरी राज्य में व्यापारी जैसे, कूली जैसे बनकर उस राज्य का विचारों को रहस्य से हम तक पहुंचाना पड़ेगा। आपका इस काम के बारे में आपका परिवारों को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी आप जाकर अपना काम शुरू कीजिए। कुछ दिनों के बाद वो सारे गुप्तचर मंत्री से मिलने आते हैं। बोलिए, आप क्या समाचार लाए हो? एक एक करके सारा विचार बताइए। मंत्री जी, नीलगिरी राज्य अपने राज्य पर दंड यात्रा करेगा, ऐसा सुना है मैंने। फिर सुनने में भी आया कि नए घोड़े और हाथियों को भी लेकर आए मंत्रीवर। उनके सैनिक बल भी बढ़ गए हैं। उस राज्य में युवकों को सैनिक में लिया है और उनको तैयार कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो समय से पहले ही हम पर दंड यात्रा करने का सोच रहा है। ठीक है माधव, तुम क्या जानकारी लाए हो? मंत्री जी, हमारे और नीलगिरी राज्य के बीच में बहती हुई नदी में पानी पीकर हमारे नगर के एक गर्भवती उसके 4 साल के बच्चे के साथ मर गई। ये शत्रु राज्य का चाल चलन है और फिर हमारा राज्य का निर्लक्ष्य से हुआ है। राजा का प्रशासन से शक है क्या तुम्हें? इस राज्य के मंत्री पद पर हुए मुझे गैर जिम्मेदार कहते हो क्या तुम? नदी में विष, एक ऐसा युद्ध नीति हुआ। अगर यही सच हो तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। मैं नीलगिरी राज्य में गया ही नहीं। हमारे राज्य में नीलगिरी राज्य के गुप्तचर है, ऐसा मेरा संदेह है। उनको ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारा राज्य में शत्रु देश के गुप्तचर को ढूंढ निकालने के लिए हमारे सैनिक है। राजा के कहने से मैं आपको आदेश दिया हूँ, लेकिन आप लोग मेरे बात को निर्लक्ष्य कर रहे हो। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो। इस विचार को राजा से कहकर मैं दंड दिलवा सकता हूँ। मंत्री जी, क्षमा कीजिए। अगर देश को बचाना है तो
दिखने वाले शत्रु से ही युद्ध नहीं, ना दिखने वाले शत्रु को भी ढूंढना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको ये विचार बताया। अगर ये हमारे सैनिकों को मारने वाला विचार है तो हमारे देश के लिए कितना नष्ट हुआ। फल के व्यापार करने वाला, तुमको क्या पता है सैनिकों के बारे में? देश की सुरक्षा के बारे में मुझसे ज्यादा पता है क्या तुम्हें? इसमें तुम्हारा अनुभव क्या है? राजा ने बुलाकर इस पदवी दिया है, इस पे अहंकार है क्या तुम्हें? ऐसा मंत्री आवेश में बोलता है। तब माधव ने विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाया और मेरा उद्देश्य आपका अवज्ञा करना नहीं है, मेरा उद्देश्य राज्य के भला करना है। अब से आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। ये बोलकर वहाँ से सब चले जाते हैं। बाद में माधव एक मजदूर के रूप में निकलकर राज्य के बाहर बहुत दूर चलता जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ उसको एक मोची वाला मिलता है। माधव उसके पास जाकर कहता है कि ये मेरा नया चप्पल है, मेरे बाएं पैर में थोड़ा खुजली हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, आप इसे थोड़ा ठीक कर देंगे? बिल्कुल करके दूंगा, यहाँ आओ, चप्पल दो। मोची वाला वो चप्पल लेकर यहाँ वहाँ देखकर उस चप्पल को ठीक करने लगता है। तुम्हारा ये मोजे का व्यापार वहाँ नीलगिरी राज्य या फिर यहाँ चंपा के राज्य में रखना है, उसके बदले में यहाँ पर बीच रास्ते में क्यों रखा है? यहाँ पर तुम्हें क्या व्यापार होगा? मेरा यहाँ रहने से ही आपका उपयोग में आया हूँ, इसका मतलब मेरा व्यापार चल रहा है ना। इस बात सुनते माधव हंस पड़ता है। तो आप बताइए, आप कौन हो और क्या करते हो? नीलगिरी राज्य को क्यों जा रहे हो? मैं रोजी का कुली करता हूँ, हमारे राज्य में काम बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं नीलगिरी राज्य को जा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी करके दीजिए, मुझे जाना है। ऐसा बोलता है माधव। इतने में ही वहाँ पे एक व्यक्ति आता है। इस पागल व्यक्ति को माधव ने पहले से ही देखा था। उसको माधव ने पहचान लिया, लेकिन उसने माधव को पहचाना नहीं, क्योंकि माधव मजदूर के रूप में था। क्यों काका, क्या आप वहाँ पर बाढ़ काट रहे हैं? क्या आप जानते नहीं हो पैरों के पास कोई निशाने नहीं रहता है? ऐसा पागल आदमी उस मोची से पूछता है। तब मोची वाला अपने तरफ से उत्तर में ये बोलता है कि तुम क्या जानते हो, 3 दिन से भी कम समय में 3 लोग 2 पैरों के साथ गए हैं। गर्मी के वजह से 3 लोग भी मर गए हैं। 3 साल के बाद मृत्यु ने 3 लोगों को गोली से मार दिया। ये बोलकर मोची वाला जोर से हंसने लगता है। मेरा मतलब है पर्याप्त ऊंचा। उनसे कहा, समुद्र का बच्चा उन पैरों का प्रतीक्षा कर रहा है, धरती का पेट भरता है, ऐसा समुद्र ने ही कहा। पागल आदमी ने कहा। माधव इन शब्दों को बड़े चाव से सुन रहा था। यह कहते हुए जैसे ही पागल आदमी जाने वाला था, तभी माधव ने छुपकर गर्दन पे तलवार रख दिया और हाथ को बांध दिया। मोची वाला हंसते हुए माधव से कहता है कि वो एक पागल है, वो बिना मतलब का बातें करता है, उसको क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो उसको। ऐसा बोलता है। उसी क्षण माधव उस आदमी को नीचे गिराते हुए मोची के पास जाकर उसके हाथों को भी बांधकर उन दोनों को राज्यसभा में प्रस्तुत करता है। सभा में प्रस्तुत महाराज के पैरों के सामने उन दोनों को उपस्थित करता है। महाराज, ये दोनों शत्रु देश के गुप्तचर है, इन्होंने वेश बदला है और दोनों चालाक लगते हैं, इनको तुरंत विचारण करके दंडित कीजिए। ऐसा बोलता है माधव। सभा में प्रस्तुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। सब लोग आश्चर्य से देख रहे होते हैं। राजा मंत्रीवर्य से कहते हैं कि पहले तुम कौन हो बताओ, सभा में कैसे आए? ऐसा माधव से पूछता है राजा। तब माधव अपना वेश निकालकर बोलता है, महाराज, ये मैं हूँ माधव। पिछले 3 दिनों से मैं इन पे नजर रख रहा हूँ, आज मिले हैं मुझे। हम गुप्तचर नहीं है, मैं मोची वाला हूँ। ये पागल आदमी है, ये कभी कभी मेरे पास आके पागल जैसा बात करता है। मैं भी मजाक में इसी की तरह बात करता हूँ। आज मैं ऐसे ही बात कर रहा था, ये देखकर हम पे शक करने लगा। हम पे दया कीजिए महाराज, ये हम पे आरोप लगा रहा है। हाँ महाराज, इसने जो कहा वो सच है, मैं पागल आदमी हूँ, हमको छोड़ दीजिए। ऐसे रोते हुए राजा से बोलते हैं ये दोनों। सभा में मौजूद लोग उनके तरफ दया से देखते हैं। तब महामंत्री योजना से उन दोनों से प्रश्न पूछता है कि आप दोनों ने क्या बात किया? हम दोनों ने क्या बात किया वो याद नहीं है बेटा। क्या तुम बोल सकते हो इन दोनों क्या बातचीत किए माधव? ऐसा पूछता है मंत्री माधव से। तब माधव एक अक्षर भी बिना गलती किए हुए सब कुछ विस्तार में बताता है। यह सुनकर मंत्री आश्चर्यचकित होता है।
उसके बातों में क्या रहस्य है, वो क्यों गलत है? उनके बातों में कोई रहस्य नहीं है महाराज। मुझे लगता है ये माधव अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगा है। माधव को मैंने और कुछ काम दिया था। ठीक है माधव, इन दोनों के बातों में क्या रहस्य है, थोड़ा विस्तार में बताओ। महाराज के ये पूछने से माधव बोलने लगता है कि महाराज, ये दोनों व्यक्ति बहुत ही चालाक है। ये दोनों शत्रु देश के बड़े गुप्तचर हैं। इन दोनों के बातों से ऐसा लगा कि ये दोनों बहुत बड़े चालाक लोग हैं। हमारे सैनिकों के जाने के बाद नदी में इन्होंने विष मिलाया। इसी की वजह से एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे का मृत्यु हो गई। कल हमारे सैनिक भी पानी पीकर मर जाएंगे, ऐसे उनको लगता है। माधव की बातें सुनकर मंत्री जी बहुत ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है। और थोड़े विस्तार में बताइए, क्या ये सब है उनके बातों में? महाराज ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं। और नहीं तो क्या महाराज, जो इसने कहा उसका मतलब ये है कि चप्पल सिलने वाले को दूसरा आदमी पहचान कर यह चप्पल सिल रहे हो क्या, ऐसा पूछा। इसका मतलब असल में ये मोजे वाला नहीं है। समय का जाना मतलब मनुष्य का मृत्यु है। यहाँ पर किसी का मौत हुआ क्या, ऐसा एक पूछता है। 2 पैरों से आया है, इसका मतलब गर्भवती स्त्री है। एक बच्चे को गोद में उठाकर आई थी। गर्मी का मतलब है कि पानी को पीकर 3 लोग मर गए हैं, ऐसा ये मोजे वाला बोलता है। 3 साल पहले पेट से मर गए, उनका दहन भी हुआ है। उसका मतलब पानी में मिलाया हुआ विष है। कल के लिए समुद्र के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कल हमारे सैनिकों को मारने के लिए। नदी में इसने सब कुछ बंदोबस्त करके रखा है। सैनिकों को मारकर जमीन में गाड़ने का मतलब ये है कि धरती का पेट भरना। ये हमारा देश के सैनिकों को मारने की एक योजना है। ऐसा माधव विस्तार में उनको बताता है। महाराज माधव के चालाक बुद्धि को देखकर आश्चर्य हो जाता है। सभा में सब लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। महाराज उन दोनों को बंदी करने का आदेश देते हैं। इससे समस्या समाप्त नहीं होता है महाराज। शत्रु देश के गुप्तचर अभी भी हमारे राज्य में मौजूद हो सकते हैं, हमारे महल में भी हो सकते हैं, इस सभा में भी हो सकते हैं। ऐसे आवेश में बोलने से मंत्री गुस्से में ऐसा बोलता है कि ये असंभव है। शत्रु देश के गुप्तचर इस सभा में महाराजा के सामने कैसे हो सकता है? फिर भी यहाँ कोई नया चेहरे तो नहीं है ना? ऐसा देखा जाएगा तो नया चेहरा यहाँ पे तेरा ही है। इस हिसाब से महाराजा को तुम पे भी शक होना चाहिए ना? हाँ माधव, मंत्री जी ने जो कहा वो सच है। हमारे सभा में प्रवेश होने के लिए कितना साहस चाहिए उनको। लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं एक मौका देना चाहता हूँ। उस गुप्तचर को तुम ही पहचानो। तुम बहुत चालाक व्यक्ति हो, ये मुझे समझ में आया है। महाराज, वो व्यक्ति कौन है? ये तो मुझे वो मोजे वाला और पागल आदमी के बातों में ही पता चला। इस सभा में मौजूद शत्रु देश के वो गुप्तचर और कोई नहीं, साक्षात हमारा मंत्रीवर समुद्र जी है। ये सुनकर सभा में सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। महाराज भी आश्चर्य से माधव से ये पूछने लगते हैं कि माधव, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करना चाहिए। सिर्फ बातों से साबित नहीं होता है। लेकिन तुम इल्जाम लगा रहे हो हमारे मंत्रीवर पर। उनको गुप्तचर कहने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ महाराज, मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है। उस पागल आदमी को मैंने कब का ही पकड़ लिया था, लेकिन मंत्री जी ने उसको बिना विचार किए ही छोड़ दिए। उन दोनों के बातों से ये लगता है कि समुद्र के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल नदी ही नहीं है महाराज, हमारे मंत्री जी का नाम भी समुद्र है। इतना ही नहीं महाराज, नदी का पानी पीकर एक गर्भवती महिला मर गई। इनको मैंने पहले ही बताया था, लेकिन मंत्री जी ने कुछ भी नहीं किया। मैंने ये बात मंत्री जी को बताने के बाद उन दोनों के बातों में ही मुझे समझ में आया कि नदी में विष नहीं मिलाने का संदेश आया है। उस संदेश को भेजने वाले हमारे मंत्री जी थे। शाबाश माधव, तुम्हारे जैसे युवक हमारे देश को आवश्यक है। तुम्हारे जैसे धैर्य हम सबको बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे इस चालाक बुद्धि को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। ये बोल के महाराज देशद्रोही मंत्री जी को फांसी की सजा के आदेश देते हैं और माधव को मंत्री के पद से सम्मानित करते हैं। ये कहानी पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नए कहानी के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए।